बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं और आप एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो तकरीबन सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। दुनिया के तकरीबन सारे बड़े बैंक्स, तकरीबन सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सारी दुनिया का मीडिया और तकरीबन दुनिया का 10% से ज़्यादा ट्रेडर स्टॉक भी उसी कंपनी के अंडर आता है। 2022 के एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक उस कंपनी के पास $15 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, जो अगर कैलकुलेट करें तो अमेरिका के GDP का 70% बनता है। ये कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि दुनिया की टॉप गवर्नमेंट भी इस कंपनी के मशवरे के बगैर नहीं चलती। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में होने वाली जंगों और दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में इस कंपनी का ही हाथ होता है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आपको हैरत इस बात की होगी कि आपने आज से पहले शायद इस कंपनी के बारे में सुना भी ना हो, और इसकी वजह भी ये कंपनी ही है, क्योंकि ये कंपनी ये नहीं चाहती कि कोई भी उस कंपनी के बारे में ज़्यादा जाने। सुनने और सोचने में कितना अजीब लगता है ना कि ये कैसे हो सकता है कि एक कंपनी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है, और ये सोचते हुए भी कैसा लगता है कि इसके बाद दुनिया पर इसके असरात कितने खतरनाक हो सकते हैं। लैरी फिंक, जो इस कंपनी का CEO है, शायद हकीकत में इस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये लैरी फिंक आखिर है कौन, और ये कैसे इतना ताकतवर बना कि इस वक्त दुनिया में होने वाले हर वाक़े में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये या इसकी कंपनी इन्वॉल्व होती है। लैरी फिंक 1952 में लॉस एंजलिस की एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ। इसके बारे में ये बात मशहूर है कि लैरी पावर का बहुत भूखा है, इसीलिए शायद उसने अपने कैरियर की शुरुआत पॉलिटिक्स से की। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि असल पावर पॉलिटिक्स में नहीं, पैसे में है। इसलिए लैरी फिंक ने पॉलिटिक्स छोड़कर 1976 में न्यूयॉर्क में मौजूद फर्स्ट बोस्टन नामी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली। अपने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की वजह से चंद ही सालों में लैरी अपनी कंपनी का हाईएस्ट अर्निंग पर्सन बन गया। लैरी के आगे बढ़ने की भूख इस कदर ज़्यादा थी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। इसलिए 1986 में लैरी फिंक ने फर्स्ट बोस्टन से रिज़ाइन कर दिया और एक सीक्रेट कंपनी कापा बीटा फाई ज्वाइन कर ली। इस कंपनी में सिर्फ दुनिया के टॉप बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिटिशियंस ज्वाइन कर सकते थे। लैरी फिंक ने कापा बीटा फाई कैसे ज्वाइन की, इस बात का तो पता नहीं चल सका, लेकिन अगले 2 साल में लैरी ने उस कंपनी की बुनियाद रख दी जो आने वाले 35 सालों में इस दुनिया पर अपने पंजे गाड़ने वाली थी, जिसका नाम ब्लैक रॉक था। शुरू के 5 सालों में ही ब्लैक रॉक कंपनी के एसेट्स $5 मिलियन से $8 बिलियन पर पहुंच गए। लेकिन ये सब सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि ब्लैक रॉक के लिए ऐसा मौका आने वाला था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। 2008 में पूरी दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस आया, जिसने दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया। मार्केट्स पूरी तरह क्रैश हो गईं, बैंक्स डिफ़ॉल्ट होने लगे और बहुत लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन लैरी फिंक और उसकी कंपनी शायद इस क्राइसिस के लिए तैयार थे, इसलिए शायद वो 8 साल पहले ही मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके थे। इसलिए जहां सारी दुनिया की इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट में गई, वहीं ब्लैक रॉक के रिजर्व्स $1 ट्रिलियन भर गए। यहीं से लैरी ने एक और स्मार्ट मूव ये लिया कि गवर्नमेंट में अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके तमाम डिफ़ॉल्ट कर जाने वाले बैंक्स की ओनरशिप लेना शुरू कर दी, और शायद यही वो स्टेप था जिसने लैरी को पूरी दुनिया पर राज करने का मौका फराहम किया। अगले 10 सालों में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी। ऐसी कंपनी जिसके इस दुनिया की सब बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर्स हैं, चाहे वो मीडिया, बैंक्स, ऑयल और असलहा साज कंपनियां हों। इसके अलावा दुनिया की सब बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेज़न में भी सबसे बड़ी इन्वेस्टर ब्लैक रॉक ही है। यानी अगर सीधे लफ्ज़ों में समझा जाए तो ये सब कंपनीज ब्लैक रॉक के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकती। इसके अलावा ब्लैक रॉक ने अलादीन नाम का
ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो इस दुनिया में उन इन्वेस्टर्स को सर्च करता रहता है जो ब्लैक रॉक को प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं। इस वक्त भी अलादीन $20 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट को हैंडल कर रहा है। सवाल ये है कि अलादीन जैसा सॉफ्टवेयर ये कैसे जज कर लेता है कि ये लोग उसके लिए बेहतर इन्वेस्टर साबित हो पाएंगे। तो इसका जवाब है, अलादीन के पास उन सब लोगों का डाटा मौजूद है जो मीडिया, फार्मा, बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ जुड़े होते हैं। और ये डाटा इतना ज़्यादा है कि फ्यूचर में मार्केट में क्या होने वाला है वो अलादीन के लिए जज करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ तज्जिया निगार तो ये कहते हैं कि दुनिया में इन सब होने वाले क्राइसिस के पीछे ब्लैक रॉक का ही हाथ होता है, क्योंकि वो अपने डाटा की मदद से ये जान जाते हैं कि किसी भी आने वाले क्राइसिस में प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। दुनिया के 90% मीडिया को कंट्रोल करने के बावजूद ब्लैक रॉक ये नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में जानें। उसकी वजह ये है कि खुद को स्कैंडलाइज होने से बचाना, क्योंकि जब कोई कंपनी के बारे में जानेगा ही नहीं तो स्कैंडल किस चीज़ का। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद कंपनी बन गई जो चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती है। ख़ास बात यह है कि दुनिया या अमेरिका की किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त नहीं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक रॉक ने सबसे पहले जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उसका नाम हिकविजन है। हिकविजन कंपनी वो डाटा एनालाइजिंग कंपनी है जिसकी मदद से किसी भी शख्स की पिक्चर या वीडियो से उस शख्स का सारा डाटा एक्सेस किया जा सकता है। ब्लैक रॉक के अलावा ये सॉफ्टवेयर दुनिया में सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट के पास है। ब्लैक रॉक जिस तरह से दुनिया भर की कंपनियों को टेक ओवर करती जा रही है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम लोग एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कंट्रीज से ज़्यादा कंपनीज ताकतवर होंगी, जहां हमारी सोसाइटीज़ और पॉलिटिक्स को वोट नहीं कंपनियों के नोट कंट्रोल करेंगे। और डर इस बात का है कि ये आने वाला कंट्रोल जिस शख्स और कंपनी के पास होता नज़र आ रहा है उसका नाम लैरी फिंक और कंपनी ब्लैक रॉक है। और एक कंपनी या शख्स के पास ये कंट्रोल होना कितना ख़तरनाक हो सकता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।